are doing chapter 5th, Contemporary South Asia of 12th Political Science. And in last video, we have discussed about the political system of Pakistan and Bangladesh. And today, we are going to discuss about the political system of Nepal, monarchy and democracy in Nepal. कि नेपाल में क्या सिस्टम रहा. नेपाल में पहले मोनार्क सिस्टम था और बाद में वहां पर डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया गया. फर्स्टली नेपाल वाज ए हिंदू किंगडम इन द पास्ट एंड देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मैनी इयर्स. कि पहले नेपाल में एक हिंदू सिस्टम था, हिंदू किंगडम था और उसके बाद वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मींस कि वहां पे राजा भी है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करेगा. एंड थ्रू आउट द पीरियड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कॉमन पीपल हैव वांटेड अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. कि जब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम था तो उस समय लोगों ने डिमांड की कि यहाँ पर एक मतलब ओपन पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम होना चाहिए, यानी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए. बट द किंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal. बट नेपाल में राजा के पास पूरी पावर थी और उसने वहां पर नेपाल में डेमोक्रेसी के एक्सपेंशन पर रोक लगाकर रखी हुई थी. ओके. एंड इन 1990 द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि 1990 में यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुए और फाइनली किंग ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पर कंट्री में लेकर आएगा. ड्यूरिंग 90s जो है यहाँ पर मायोस्ट यानी जो मायोवादी थे, दे स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नेपाल. कि नेपाल में अब मायोस्ट का जो है काफी प्रभाव था. एंड दे बिलीव्ड इन आर्म्ड इंसरेक्शन against the monarch and the ruling elite. In result क्या हुआ? During 90s a triangular conflict among the monarch forces, democrats and मायोस्ट, यानी कि जो मायोवादी हैं उनके बीच में और जो डेमोक्रेसी चाहते थे उनके बीच में और जो राजा की फोर्सेस थी उन तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ही हुए. तो इसीलिए इसको ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट कहा जाता है. तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, 1 मार्क का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रायंगुलर कन्फ्लिक्ट हुआ मोनार्क फोर्सेस के बीच में, डेमोक्रेट्स और मायोस्ट्स के बीच में. ओके. एंड इन 2002 द किंग अबॉलिश्ड द पार्लियामेंट. अब जो है 2002 में राजा ने पार्लियामेंट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया एंड डिसमिस द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी उसने वहां पर डिसमिस कर दिया. एंड देन एंडिंग इवन द लिमिटेड डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्टेड इन नेपाल. यानी नेपाल में जो थोड़ी बहुत भी कहीं डेमोक्रेसी थी उसका भी वहां पर एंड हो गया. और ये जो नॉन वायलेंट यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट हुआ इन अप्रैल 2006. देयर वर मैसिव कंट्री वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट. अब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ 2006 में एंड दिस नॉन वायलेंट मूवमेंट वाज लेड बाय SPA, 7 पार्टी अलायंस, द मायोस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट्स. इनके द्वारा 2006 में यहाँ पे एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ. और क्या किया यहाँ पे, जो राजा ज्ञानेंद्र का यहाँ पे रूल था इस टाइम एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वॉज रिस्टोर्ड. ओके. तो अब जो है यहाँ पर जो मूवमेंट किया गया यानी जो डिमांड की गई डेमोक्रेसी की, तो उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ कि जो 2002 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोकसभा को जो भंग कर दिया गया था
अब 2006 में उसको दोबारा से रिस्टोर किया गया। ओके, एंड नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी इन ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो है अब यहाँ पर लगभग जो है डेमोक्रेसी आ गई थी कंट्री में, बट कुछ सेक्शंस थे, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया ना कि 3 के बीच में यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें मोनार्क की फोर्सेस भी थे, डेमोक्रेट्स भी थे और माओइस्ट भी थे, और 7 पार्टी अलायंस जो है उनका भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो अब जब डेमोक्रेसी के लिए यहाँ पर मान गए वहाँ का राजा, बट कुछ लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर लिमिटेड जो है एक नॉमिनल मोनार्क होना चाहिए, मतलब एक मोनार्क जिसके पास सिर्फ नाम की पावर हो, नॉमिनल हो वो, क्योंकि वो चाहते थे कि वो पास्ट के साथ भी अपने जुड़े रहें। ठीक है, तो सम सेक्शंस इन नेपाल थॉट दैट ए नॉमिनल मोनार्की। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बनाई गई इस मूवमेंट के बाद, और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया गया। ओके, लेकिन चाहते थे कि एक नॉमिनल मोनार्क भी होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो 7 पार्टी अलायंस के मेंबर्स थे, वो इस प्रोग्राम से एग्री नहीं थे। तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि 2008 में नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, एंड इन 2015 इट अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, 2015 में नेपाल जो है एक नया संविधान अडॉप्ट करता है। तो ये पूरी जो आज हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर इस वाइट बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं कि नेपाल में स्टार्टिंग में हिंदू किंगडम था, उसके बाद जो है यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम बनाया गया, उसके बाद यहाँ पर ट्रेंगुलर स्ट्रगल हुआ, मूवमेंट हुआ, और फाइनली जो है 2008 में यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई, और 2015 से वहां पर उन्होंने एक नया संविधान अडॉप्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं नेपाल में कि पहले क्या सिस्टम था, मोनार्क सिस्टम था, और उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी अडॉप्ट की गई। और हमें पता है कि नेपाल जो है हमारे इंडिया में बिल्कुल हमारी नेबरिंग कंट्री है, बहुत ही स्मॉल कंट्री है जो हमारे इंडिया में बिल्कुल ऊपर यानी नॉर्थ में जो है एक स्मॉल कंट्री है, और नेपाल के साथ इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, बट वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेपाल के इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं। नाउ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जो इंडिया के साउथ में है और इंडिया का एक नेबर कंट्री है। एज वी नो, Sri Lanka has retained democracy since its independence in 1948. जैसा कि हमें पता है इंडिया और श्रीलंका दोनों ने ही इंडिपेंडेंस के बाद से वहां पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया। देन श्रीलंका को कोई भी मतलब कोई सीरियस चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा अपने किसी मिलिट्री से या मोनार्क सिस्टम से, बल्कि यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम थी श्रीलंका में वो थी एथनिक कन्फ्लिक्ट, कि हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है पावर शेयरिंग में कि श्रीलंका में 2 ग्रुप्स रहते थे, एक सिन्हेलाज और दूसरे तमिल्स। और सिन्हेलाज श्रीलंका में मेजॉरिटी ग्रुप है, और तमिल में भी आगे 2 उसके सब ग्रुप्स हैं, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। ओके, तो इंडियन तमिल्स वो हैं जिनके 4 फादर्स ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे श्रीलंका में गए थे टी गार्डन्स में वर्क करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो गए। बट यहाँ पर जो एथनिक कन्फ्लिक्ट था वो क्या था मेन, कि सारे के सारे राइट्स जो हैं जो मेजॉरिटी ग्रुप सिन्हेला स्पीकिंग है उनको मिले हुए थे, बट तमिल्स को कहीं ना कहीं ये लोग डिसरिगार्ड कर रहे थे। So politics in Sri Lanka was dominated by force that represented in the interest of majority Sinhala community, कि सिन्हेला कम्युनिटी के इंटरेस्ट को ही यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। लाइक जो सिन्हेला स्पीकिंग थे उनको गवर्नमेंट जॉब्स देना और उनकी रिजर्वेशन हो
लाइक उनको अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलना, ये सारा काम सिन्हला स्पीकिंग के साथ ही था। और 1956 में यहाँ जो एक्ट पास हुआ उसके अकॉर्डिंगली सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। So the neglect of Tamil concern led to militant Tamil nationalism. अब कहीं ना कहीं तमिल स्पीकर्स जो हैं यहाँ पर डिसरिगार्ड हो रहे थे, नेग्लेक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने अपना एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने जो है पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और तमिल भाषा को भी पूरी रिस्पेक्ट देने की डिमांड की। एंड दे ऑल्सो डिमांडेड from 1983 LTTE, तमिल टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, और उन्होंने डिमांड की तमिल एलम की। तमिल एलम मीन्स तमिल स्टेट, एंड दे कंट्रोल द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मैक्सिमम जो है यहाँ पर तमिल स्पीकर्स थे। तो उन्होंने डिमांड की कि हमें ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट अलग कर दिया जाए, दे दिया जाए, और एक तमिल एलम के नाम से, अर्थात उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की डिमांड की तमिल स्पीकर्स के लिए। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने जो है ये एक चैलेंज था कि यहाँ पर सिविल वॉर भी हुआ इन दोनों के बीच में, तमिल्स और सिन्हलास के बीच में, यानी एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पर। अब जो तमिल पीपल थे, यानी जो इंडिया से गए हुए थे, इंडियन तमिल्स, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कुछ हेल्प की डिमांड की कि हमारे यहाँ पर हेल्प करो। देन इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू नेगोशिएट विद श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन द तमिल क्वेश्चन। अब बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ तमिल क्वेश्चन के ऊपर नेगोशिएट यानी बात करने की कोशिश की बहुत बार, बट श्रीलंकन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा था। इन 1987 इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन, और 1987 में तो मतलब पहले तो वो नेगोशिएट कर रही थी, बट अब डायरेक्टली वो इस तमिल क्वेश्चन के ऊपर श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गई। ओके, देन इंडियन आर्मी गोट इनटू अ फाइट विद LTTE, यानी जो यहाँ पर पार्टी है कि तमिल टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, इनके साथ जो है इंडियन आर्मी भिड़ गई, एक तरह से फाइट हुई यहाँ पर। इन 1989 द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका, कि श्रीलंका से भारत की जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स है इसको वापस बुला लिया गया विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी अपना जो इनका लक्ष्य था उसको हासिल किए बिना ही इन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया। और फाइनली जो है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड एज द LTTE वाज वैनक्विश्ड इन 2009, कि 2009 में अब LTTE एक तरह से खत्म हो गई थी और आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो था इनके बीच में वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया। बट इतना ज्यादा मतलब ये श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी श्रीलंका ही साउथ एशिया में एक ऐसी कंट्री है कि एरिया वाइज बहुत स्मॉल है, बट यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हुई है, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पर। डिस्पाइट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, कि अपने पूरे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को इसने मेंटेन करके रखा, इसके साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड इट हैज अ रिकॉर्ड ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट का भी हाई रिकॉर्ड मेजर किया गया है श्रीलंका में। एंड इट ऑल्सो सक्सेसफुल इन कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन ग्रोथ में भी इसने काफी कंट्रोल किया है। एज वेल एज श्रीलंका हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी काफी अच्छा है।
तो ये बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं कि एथनिक कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखा और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इसका हाइयर रेट है। तो ये साउथ एशिया में श्रीलंका की काफी अच्छी अचीवमेंट्स हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हमने नेपाल और श्रीलंका दोनों के ही पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि दोनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेपाल भी इंडिया का नेबर कंट्री है और श्रीलंका भी नेबर कंट्री है, और दोनों के ही स्टार्टिंग में मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी श्रीलंका में तो थी, बट यहाँ पर एथनिक कन्फ्लिक्ट इन्होंने फेस किया। बट नेपाल में स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पहले मोनार्क सिस्टम था और बाद में डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके भी लर्न कर सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स राइट करते हो, इनमें से कोई 5 भी पॉइंट राइट करते हो, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।